हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। इंडिया हिस्टोरिकल फिगर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी पार्ट 2 पर। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जहां पर मैंने आपको महात्मा गांधी जी की अर्ली लाइफ, इनकी एजुकेशन, किस तरीके से लंदन गए लॉ की डिग्री करने के लिए, और उसके बाद साउथ अफ्रीका की इनकी जो भी जर्नी रही है वो मैंने डिटेल में डिस्कस की है। मतलब 1893 से लेकर 1914 तक साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने जो भी कोशिशें की हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, वहाँ पर रहने वाले इंडियन जो है उनके सिविल राइट्स के लिए, वो सारी बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम महात्मा गांधी जी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हमारा जो डिस्कशन है वो महात्मा गांधी जी का साउथ अफ्रीका से भारत आ जाने के बाद है। मतलब आज हमें डिस्कस करना है गांधी एरा। गांधी एरा आपको डिस्कशन जो किया जाता है वो 1915 से 1915 में जब गांधी जी वापस आते हैं भारत, तो 1915 से लेके 1947 तक का ये जो टाइम है जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, इसे हम गांधी एरा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मेजर मूवमेंट होंगे, चाहे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कहें, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, ये सभी मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इस गांधी एरा पे हमें डिस्कशन करना है। वीडियो के लास्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिनके आंसर आपको करने हैं, और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। वंस अगेन मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलें। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। वेबसाइट के अलावा हमारी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल होगा। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक एसएससी कोर्स और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिसको आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप पूजा 10 कोड का यूज़ करेंगे तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी उसमें मिल जाएगा। कल हमने कुछ इनिशियल बातें डिस्कस की थी, जैसे कि गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में होता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी होता है, जहाँ पे करमचंद्र गांधी इनके पिता का नाम है और माता का नाम पुतलीबाई होता है। 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी जी से इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इनिशियल एजुकेशन उन्होंने राजकोट से लिया, फिर लंदन चले जाते हैं लॉ की स्टडी करने के लिए। देन वापस भारत आते हैं 1891 में, और उसके बाद 1893 में उनको एक केस मिलता है दादा अब्दुल्ला का, जो कि एक गुजराती मर्चेंट होते हैं, और उनके केस को सॉल्व करने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, गांधी जी के 4 बच्चे होते हैं, हरीलाल गांधी, ठीक है, हरीलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। इसके अलावा जमनालाल बजाज जी को महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र कंसिडर किया जाता है। 5वां पुत्र लोग मानते हैं उनके रिलेशन के कारण, जिनको राय बहादुर की टाइटल दिया गया था, राय बहादुर जमुना बजाज। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी जी के जो सेक्रेटरी होते हैं, जो सचिव होते हैं, वो महादेव देसाई होते हैं। ठीक है, अगर महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के बारे में आप चर्चा करते हैं तो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के पॉलिटिकल गुरु कौन होते हैं? महादेव गोविंद रनाडे होते हैं। महादेव गोविंद रनाडे जी के पॉलिटिकल गुरु कौन होते हैं? तो केशव चंद्र सेन होते हैं। तो ये पूरी हायरार्की आपको एक तरीके से याद रखनी है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस डिस्कस कर रखी थी। अब हम बात करते हैं भारत आ जाने के बाद। जब ये भारत वापस आ जाते हैं तो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, जैसा कि मैंने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले जी उन्हें सलाह देते हैं कि आपको 1 साल पूरा भारत का भ्रमण करना चाहिए, भारत की यात्रा करना चाहिए। तो वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। अब शुरुआत होती है गांधी जी के मूवमेंट के बारे में। तो गांधी जी का पहला मूवमेंट होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण एक जगह है जो कि बिहार में है। चंपारण एक जगह है जो कि बिहार में है, और वहाँ पर वहाँ के जो किसान होते हैं उनसे नील की खेती ब्रिटिशर्स करवाते हैं, और 3 कठिया सिस्टम वहाँ पे चलता है। 3 कठिया सिस्टम मतलब अपने ज़मीन के 3/10 हिस्से में आपको नील की खेती, नील मतलब इंडिगो की फार्मिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 3 कठिया सिस्टम चलता है। तो उस समय किसानों की हालत जो है वो खराब है चंपारण बिहार में, और इस बात की जानकारी राजकुमार शुक्ल गांधी जी को देते हैं, और राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर गांधी जी चंपारण बिहार जाते हैं और वहां जाके अपना पहला सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट शुरू करते हैं। तो गांधी जी का पहला सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट, मतलब पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह से शुरू होता है। ठीक है, वहां जब चंपारण जाते तो उनके साथ कई सारे पॉलिटिकल लीडर और जुड़ जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, नारायण सिन्हा, कई सारी इंडियन पर्सनालिटी जो फ्रीडम फाइटर है वो उनके साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं, और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह इनका सक्सेसफुल होता है। ठीक है ना, और किसानों को यहाँ पर जो जर्मनी में भी अच्छी नील की खेती होने लगी थी, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो बाध्यता थी कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी, तो वो बाध्यता अब हट जाती है। तो अब किसानों को कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने खेत में इंडिगो की फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा कब होता है? चंपारण सत्याग्रह के बाद होता है। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में महात्मा गांधी जी का अगला जो मूवमेंट होता है वो आपका
अहमदाबाद मिल केस होता है। पहले अहमदाबाद मिल केस होती है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो अहमदाबाद मिल केस, तो अहमदाबाद मिल केस क्या होता है? तो ये महात्मा गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक होती है, मतलब पहली भूख हड़ताल होती है। होता ये है कि अहमदाबाद में मतलब प्लेग फैला हुआ होता है, और प्लेग के समय जो है वो मजदूरों को बोनस देने की बात यहाँ पे हो रही होती है। मजदूर कहते हैं कि उनको 50% प्लेग का बोनस चाहिए, जबकि जो मिल मालिक होते हैं वो 20% बोनस देना चाहते हैं। ठीक है, और इस बारे में जानकारी जो है वो महात्मा गांधी जी को मिलती है, और महात्मा गांधी जी अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। और अहमदाबाद पहुंचने के बाद उनका जो साथ देती हैं वो अनुसुईया साराभाई देती हैं, और अनुसुईया साराभाई जी मिल के कॉन्ट्रैक्टर से बात करती हैं, और फाइनली जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो 35% प्लेग का बोनस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे हम प्लेग बोनस भी कहते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो फूड स्ट्राइक या पहली हंगर स्ट्राइक होती है वो भी सक्सेसफुल होती है, जो कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पर जितनी भी बातें करेंगे केवल हम गांधी जी के बारे में करने वाले, क्योंकि हम उनकी बायोग्राफी ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि बीच में छोटे छोटे कई सारे इवेंट्स होते हैं कि कभी स्वराज पार्टी बन रही है, HRA बन रहा है, या फिर भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा हो रही है, लाला लाजपत राय जी के ऊपर दांडी के कारण, लाठी के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सब हमने अलग अलग बायोग्राफी में ऑलरेडी कवर किया है। तो आज हमें केवल जो डिस्कशन करना है वो गांधी जी के ऊपर करना है। अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत 1918 में होती है, और ये महात्मा गांधी जी का पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, पहला असहयोग आंदोलन माना जाता है। होता ये है कि जो किसान होते हैं, किसान खेती करते हैं, और खेती करने के बाद जो टैक्स होता है वो अंग्रेज़ों को देते हैं। लेकिन अगर कभी सूखा पड़ जाता है या बाढ़ की कंडीशन बढ़ जाती है तो किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो टैक्स दे सकें। तो यहाँ पर किसान इसी बात पे अपोज करते हैं, उसी बात का अगेंस्ट होते हैं कि अगर हमारी फसल ख़राब हो गई है तो हमें टैक्स से यहाँ पे छूट मिल जाए। ठीक है, और इस बात की खबर किसको होती है? महात्मा गांधी जी को होती है, और महात्मा गांधी जी यहाँ पर आके डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पे खेड़ा मूवमेंट में महात्मा गांधी जी का साथ कौन देते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल भी महात्मा गांधी जी के साथ होते हैं। फाइनली गवर्नमेंट एग्री हो जाती है और फार्मर्स को कहती है कि जब सूखे की कंडीशन हो, अगर आपकी फसल खराब हो गई तो आपका जो टैक्स है वो हम कुछ समय के लिए सस्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी जी की जीत होती है। तो महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो बेसिकली वो 3 मूवमेंट लगातार करते हैं। पहला हो गया आपका यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में, फिर अहमदाबाद मिल केस 1918 का, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अहमदाबाद मिल केस हो गया। इसके बाद सुनिएगा, अब देखिए वर्ल्ड वॉर 1 का समय चल रहा है। आप सभी को पता है कि 1914 से 1914 से 1918 का जो समय होता है वो वर्ल्ड वॉर 1 का होता है। और वर्ल्ड वॉर 1 के समय गांधी जी ब्रिटिशर्स से मिलते हैं, और ब्रिटिशर्स गांधी जी को बोलते हैं कि आप सेना में लोगों को शामिल कीजिए, इंडियंस को बोलिए कि आप हमें सेना में सहयोग करें, और अगर आप हमें वर्ल्ड वॉर 1 में सहयोग करेंगे तो हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। ऐसा गांधी जी को ब्रिटिशर्स कहते हैं, और गांधी जी उनकी बात को बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। तो गांधी जी सभी लोगों को अपील करते हैं कि आप ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाइए, अंग्रेज़ों का साथ दीजिए वर्ल्ड वॉर 1 में। और लगभग ऐसा बताया जाता है कि 2 लाख लोगों को सेना में शामिल करवाया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ब्रिटिशर्स सेना में आप कह सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई करेगी। इसलिए महात्मा गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, या फिर अंग्रेजों का दलाल बोल सकते हैं, जिन्होंने सेना में भर्ती कराने का काम किया है। तो सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट जो है महात्मा गांधी जी को कहा गया, क्योंकि 1914 से 1918 तक जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की जो सेना है उसमें इंडियन को शामिल होने की बात कही। ठीक है, अब यहाँ पर इसी वर्ल्ड वॉर 1 में महात्मा गांधी जी ने जो अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है, इसलिए इन्हें केसरी हिंद का टाइटल भी अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था। तो याद रखेंगे, पहले वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था। अब देखिए, इतनी चीज़ें होती हैं, बीच में शुरू हो जाता है खिलाफत मूवमेंट। हुआ क्या था? अब देखो, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही ख़त्म होती तो पूरा ब्लेम जर्मनी पर डाल देते हैं कि जर्मनी के कारण वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, और फिर ब्रिटिशर जो है वो तुर्की या टर्की पे जो है वो अटैक कर देते हैं, और तुर्की का विभाजन कर देते हैं। और तुर्की का विभाजन करने के बाद जो खलीफा का पद होता है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि खलीफा का पद अब नहीं रहेगा। तो खलीफा एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है अगर आप इस्लाम धर्म में बात करें। तो सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अलग अलग जो मुस्लिम देश है, वो खिलाफत
खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। और भारत में भी खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत जो है वो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा की जाती है 1919 में। तो महात्मा गांधी जी सोचते हैं कि अगर हम मुस्लिमों का साथ देंगे तो आगे आने वाले समय में वो भी हमारा साथ देंगे, तो जन सहयोग बढ़ेगा ना। जब हिंदू और मुस्लिम साथ होंगे, संगठित होंगे, ज़्यादा लोग होंगे, तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ आसानी से लड़ पाएंगे और आसानी से अपने मास मूवमेंट को रन करा पाएंगे। इसलिए खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिमों का साथ जो देते हैं वो महात्मा गांधी जी भी देते हैं। और इसलिए जब अखिल भारतीय यहाँ पे जो खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, उस खिलाफत कमेटी का जो हेड बनाया जाता है वो महात्मा गांधी जी को बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है। पर खिलाफत मूवमेंट में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर होते हैं पासा जी। तो मोहम्मद पासा जी जो होते हैं वो इस खिलाफत मूवमेंट को ख़त्म करा देते हैं और खिलाफत मूवमेंट इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसी समय जो है वो रॉलेट एक्ट भी पास हुआ होता है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स एक तरफ कह रहे थे कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होगा हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बदले में रॉलेट एक्ट को पास किया जाता है। रॉलेट एक्ट जो होता है वो एक बिना अपील, बिना दलील का कानून होता है। अगर कोई भी व्यक्ति एंटी नेशनल है, देशद्रोही बातें कर रहा है या देशद्रोही गतिविधियों में इन्वॉल्व है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो ग्रुप में खड़ा हुआ है, तो ऐसी कोई आज़ादी नहीं है। आप अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप कुछ बोलोगे या प्रोटेस्ट करोगे तो इसमें क्या करेंगे, आपको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये रॉलेट एक्ट होता है जो कि 1919 में पास होता है। ठीक है, 1919 में ये एक्ट पास होता है जिसे आप काला कानून भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं। और इस काला कानून के कारण कई सारे बड़े बड़े जो नेता होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अगर हम पंजाब में बात करते हैं तो पंजाब में सैफुद्दीन कुचलू जो होते हैं और सत्यपाल मलिक, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी गिरफ्तारी का विरोध चल रहा होता है वैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 को, और शांतिपूर्ण सभा चल रही होती है। शांतिपूर्ण लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं और जनरल डायर जो है वो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसको आप जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है तो गांधी जी सोचते हैं ऐसा तो नहीं चलेगा, हमको भी कोई बड़ा मास मूवमेंट करना पड़ेगा जिससे हम ब्रिटिशर्स को टक्कर दे सके और अपने देश को आज़ाद करा सके। इसलिए महात्मा गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, रॉलेट एक्ट के बाद जो है वो एक नया मूवमेंट शुरू करते हैं जिसको हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन कहते हैं, जो 1920 में शुरू होता है। साथ ही साथ 1920 में देखिएगा 1 अगस्त 1920 को जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, तिलक जी की मृत्यु भी हो जाती है। और जब तिलक जी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे जो लोग हैं, संगठित हैं, ये जुड़े हुए हैं तिलक जी के साथ, इसलिए यहाँ पर तिलक फंड की शुरुआत की जाती है। तो तिलक स्वराज फंड की शुरुआत यहाँ पे की जाती है और सभी लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और इसी फंड के साथ जो है वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारत में हो जाती है। और इस आंदोलन की शुरुआत कौन करता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। चूँकि खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी जी सहयोग कर रहे थे मुस्लिम्स का, इसलिए मुस्लिम्स भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में गांधी जी की मदद करते हैं। अब गांधी जी इस मूवमेंट के अंतर्गत कहते हैं कि जितने भी हमें जो भी लोग हैं जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, इसके अलावा अगर विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको बहिष्कार करना है, केवल और केवल स्वदेशी वस्तुओं को ही प्रमोट करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा जो तिलक फंड की स्थापना हुई थी जिसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, ये तो हुआ ही था, साथ ही साथ पूरे देश भर में 20,000 से ज़्यादा चरखे भी बांटे गए थे। तो असहयोग आंदोलन का जो सिंबल था ना, जो सिंबल था वो क्या था, आपका खादी और चरखा था। तो इस बात को भी याद रखना कि असहयोग आंदोलन का जो सिंबल डिसाइड किया गया था वो खादी और चरखा को डिसाइड किया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि सभी लोग विदेशी वस्तुओं की होली जला दो, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है, चरखा और खादी को बढ़ावा देना है। अगर आप वकालत करते हो तो वकालत छोड़ दो, अगर आप इंजीनियर हो तो नौकरी छोड़ दो, डॉक्टर हो तो हॉस्पिटल छोड़ दो, मतलब आपको कोई भी सरकारी काम नहीं करना है। इस बात के लिए यहाँ पे बोला गया कि सरकार के प्रति आपको असहयोग दिलाना है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इतनी चीज़ें हमको क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे इसके पहले एक छोटी सी इंसिडेंट छूट गया है। जब 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस हत्याकांड के विरोध में अगर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो उन्होंने नाइटहुड और सर का जो टाइटल था उनके पास उसको त्याग दिया था। वैसे जमनालाल बजाज, जिनको गांधी जी का 5वें नंबर का बेटा कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज जो है उनको राय बहादुर का टाइटल था, वो भी उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसको त्याग दिया था। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को चेक करने के लिए हंटर कमीशन का भी गठन किया गया था। ओके, तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने सारी बातें बता दी हैं।
यहाँ पे प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह या सिंबल जो था वो आपका चरखा और खादी देखने को मिलेगा। तो असहयोग आंदोलन इस तरीके से शुरू होता है, पूरे देश में ये फैल जाता है, पूरे देश में ये फैल जाता है। बड़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, स्टूडेंट्स हो, सभी लोग यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन गांधी जी का एक ही एजेंडा था, एक ही उद्देश्य था कि कोई भी आंदोलन वो शुरू करते तो वो अहिंसात्मक होना चाहिए, कोई भी हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हिंसा का सहारा नहीं लेते। लेकिन उसी समय पे क्या होता है, एक घटना हो जाती है जिसको आप चोरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं, और ये फरवरी 1922 की घटना होती है। फरवरी 1922 में क्या होता है, चोरा चोरी नामक एक जगह में, एक पुलिस स्टेशन, एक थाने में जो है वो लोग आग लगा देते हैं, और उस आग में जो है 21 सिपाही और एक थानेदार की डेथ हो जाती है, वो मारे जाते हैं। और उसके बाद ही महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया जाता है तो उसके बाद महात्मा गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लोगों का कहना होता है कि अगर कश्मीर के किसी गांव में दंगे होते हैं तो क्या श्रीनगर के कन्याकुमारी के गांव में भी हम उसी तरीके से एप्लीकेशन करेंगे या उसी तरीके से चीज़ों को अप्लाई करेंगे? दंगे जहाँ हुए हैं आप वहाँ पे चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करो। आपने तो पूरा का पूरा आंदोलन जब चरम पर है, जब अपने एकदम एक्सट्रीम पे वो आंदोलन है असहयोग आंदोलन, और आपने उसको वापस ले लिया। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है महात्मा गांधी जी को। और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अपनी एक अलग से पार्टी भी बनाने लगते। तो इसी बीच में आप देखेंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना भी की गई है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विधानसभा में, विधान परिषद में हमको पार्टिसिपेट नहीं करना, जबकि चित्तरंजन दास जी का कहना था कि हमें विधान परिषद में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर हम संसद के अंदर रहते हो और वहां से अगर सरकार की गतिविधियों का विरोध करते हैं ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वैसे ही अगर लाला लाजपत राय जी ने शिक्षा का विरोध किया था, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, मतलब अंग्रेजी स्कूल है, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करना, लेकिन लाला लाजपत राय जी यहाँ पे शिक्षा के समर्थन में थे। तो ऐसा नहीं है कि असहयोग आंदोलन के समय भी गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, और जब उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो उसके बाद भी काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सभी लोग काफ़ी नाराज़ हुए कि कोई आंदोलन है इतना अच्छा चल रहा है, अपने चरम पे है, और उस चरम पर आंदोलन होने के कारण आपने उसे वापस ले लिया। तो क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन को कब और कहाँ से वापस लिया गया? तो मैंने बताया कि यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चोरी चौरा का कांड हुआ था जिसमें पुलिस स्टेशन पे आपने आग लगा दी थी। तो इसके कुछ दिन बाद, मतलब 12 फरवरी 1922 को बारदोली कहाँ पर है? गुजरात में। तो बारदोली में जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। इतनी चीज़ें हमको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद काफ़ी सारे लोग जो है वो गांधी जी के अगेंस्ट हो गए थे। तो इस बात का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, और गांधी जी को मतलब जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था उसको भड़काने के लिए 6 साल की सज़ा सुनाई गई। तो 1922 में गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन 6 साल की सज़ा सुनाने के बाद 2 साल में ही गांधी जी की तबीयत खराब हो गई, और अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया 1924 में। 1924 में गांधी जी जेल से बाहर आ जाते हैं, और 1924 में ही गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में या सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और केवल एक बार पूरी अपनी लाइफ में एक बार मात्र प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 में, जो बेलगांव का जो अधिवेशन होता है, बेलगांव की जो कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी अध्यक्षता करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये 1924 की घटना होती है। ठीक है, 1924 की घटना के बाद महात्मा गांधी जी सोचते हैं कि यार पॉलिटिक्स में, राजनीति में कुछ नहीं रखा है, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स से कुछ समय के लिए जो है वो संन्यास ले लेते हैं, और वो जो अपनी दूसरी जो एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे सोशल वर्क वगैरह करना, उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो उसके बाद कहा गया था कि हम 10 साल बाद इस कानून की जांच करने के लिए एक कमीशन भारत में भेजेंगे, और ये कमीशन जो है वो चेक करेगा कि जो हमने कानून बनाया है उसका सही तरीके से लागू किया गया है भारत में, नहीं, या फिर इसके क्या एडवांटेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो देखिएगा, इस 1919 के जो कानून था उसको चेक करने के लिए 1927 में एक कमीशन बनाया गया, जिसको हम साइमन कमीशन कहते हैं। 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया, और 1928 में
1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन में 7 व्यक्ति थे और एक भी व्यक्ति जो था वो इंडियन नहीं था, मतलब सारे अंग्रेज इसमें थे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप हमें साइमन कमीशन में शामिल कर लीजिए, जिससे भारत के लोगों की जो दशा है, जो स्थिति है और किन कानूनों को बनाने की ज़रूरत है, किस तरीके से कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, मैं ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो जो साइमन कमीशन के मेंबर्स थे उन्होंने मना कर दिया गांधी जी को कि हम आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे साइमन कमीशन में। उसके बाद गांधी जी ने स्लोगन दिया, उसके बाद गांधी जी ने कहा कि साइमन गो बैक, और इस साइमन गो बैक का नारा पूरे देश में फैल गया और सभी लोग जहां जहां साइमन कमीशन जाता था वहां वहां साइमन कमीशन का विरोध किया गया, वहां वहां साइमन कमीशन का विरोध किया जाने लगा। क्लियर है। और इसी चरण में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो लाहौर में लाला लाजपत राय जी जो है वो साइमन कमीशन का विरोध करते हैं और साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज में जो है लाठी लगने के कारण वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ समय बाद लाला लाजपत राय जी का निधन हो जाता है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी की कहानी और एचआरए की कहानी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। लाला लाजपत राय जी को पंजाब का शेर या पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है 1930 में, तो साइमन कमीशन उस कानून को अपने देश में लगाना चाहता है, भारत में लगाना चाहता है। तो भारत के लोग तो तैयार हैं नहीं है, तो साइमन कमीशन के जो लोग हैं वो भारतीयों को कहते हैं कि एक काम करो, आप खुद एक ऐसा कानून बना लो जो सभी लोग मानने के लिए तैयार हो जाएं। तो आपने देखा होगा कि नेहरू रिपोर्ट आती है ना, मोहम्मद अली जिन्ना की रिपोर्ट आती है, गांधी जी की डिमांड्स आती है, सारी चीज़ें होती हैं। गांधी जी की भी 11 मांगे यहाँ पर आती है। ठीक है, उस समय अगर आप देखेंगे गांधी जी की जो 11 मांगे होती है उनमें से कुछ मांगे मैं आपको बताती, जैसे कि नमक पर जो टैक्स लगता है, नमक पर लगने वाला टैक्स हटा दिया जाए। जो राजनीतिक कैदी हैं, जो भी आपके राजनीतिक कैदी हैं जेलों में बंद हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जाती है। तो महात्मा गांधी जी ऐसे ही कुछ अपनी 11 डिमांड्स को रखते हैं और उस समय जो गवर्नर होते हैं वो लॉर्ड इरविन होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड इरविन उस समय जो है वो गवर्नर होते हैं। और जब इरविन जी गांधी जी की इन 11 डिमांड्स को मानने से मना कर देते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि अब तो मैं देश के अंदर सिविल डिसओबियंस मूवमेंट की शुरुआत करूंगा, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करूंगा। तो इस तरीके से गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब शुरुआत 1930 में होती है तो गांधी जी का पहला जो मूवमेंट होता है वो दांडी मार्च का होता है। पहला मूवमेंट क्या होता है? दांडी मार्च का होता है। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स मैं बता रही हूँ, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च से होती है। 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत होती है। जो गांधी जी का साबरमती आश्रम है वहां से दांडी तक जो है ये पूरी यात्रा होती है। इस यात्रा की एंडिंग या खत्म कब होता है? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च खत्म होती है। लगभग 24 दिनों तक की दांडी यात्रा चलती है। दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी जी नमक बनाते हैं और नमक बना के नमक कानून जो होता है उसको तोड़ने का काम यहाँ पर करते हैं। तो टोटल यहाँ पे महात्मा गांधी जी के साथ साथ 79 पर्सन्स होते हैं जो गांधी जी के साथ दांडी मार्च में यात्रा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दांडी मार्च की शुरुआत की जाती है। और उस समय वायसराय कौन है? तो वायसराय हमने बता दिया है आपको, वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन है। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने, जैसे कि नेपोलियन की पेरिस मार्च थी, तो नेपोलियन की पेरिस मार्च की कंपैरिजन महात्मा गांधी के इस दांडी मार्च से किसने की है? तो ये कंपैरिजन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया है। इस बात को याद रखेगा आप लोग कि नेपोलियन के पेरिस मार्च की जो कंपैरिजन है वो महात्मा गांधी के दांडी मार्च से सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ लंदन में शुरू हो जाती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको आप क्या कहते हो? गोलमेज सम्मेलन भी कहते हो। ये गोलमेज सम्मेलन क्यों हो रहा है? कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया की हैं उनके जो लीडर्स हैं वो वहां पर लंदन में इकट्ठे हों और भारत के लिए एक संविधान बनाए, एक कानून की व्यवस्था करें जिसमें सभी लोग सहमत हो। इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो जाती है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर हम देखते हैं तो 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। केवल 89, हालांकि 89 इंडियंस यहाँ पर जाते हैं, लेकिन कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि या कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होता। इसलिए पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो उसके बाद लॉर्ड इरविन पे प्रेशर लगाया जाता है कि आप गांधी जी से बात कीजिए और उनको मनाइए कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके शामिल हो। तो फिर
लॉर्ड इरविन जो है वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी की जो 11 डिमांड्स थी ना कि अगर आत्मरक्षा के लिए हमको हथियार रखने की परमिशन दे दो, कानून, नमक कानून तो तोड़ ही दिया था, जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करने की बात यहाँ पे कर दी। तो इरविन जी जो है वो गांधी जी की सारी डिमांड्स को मान जाते हैं और कहते हैं, इरविन जी कहते हैं गांधी जी को कि आप इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर दो और आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। तो गांधी जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पे रोकता हूँ, आपने हमारी डिमांड्स को मान लिया है, राजनीतिक कैदियों को आप रिहा कर दीजिए और हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएंगे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1931 में होती है, 1931 की घटना होती है और महात्मा गांधी जी जाते हैं अपने राजपुताना नामक जहाज से, ठीक है ना, सरोजनी नायडू जाती है, महादेव देसाई जाते हैं, सभी लोग जाते हैं और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। लेकिन जब जैसे ही गांधी जी को लोग वहाँ पर देखते तो अपनी अपनी डिमांड रखने लगते हैं कि हमको भी सेपरेट इलेक्शन चाहिए, हमको दलितों के लिए ऐसा चाहिए, हमको मुस्लिमों के लिए ऐसा चाहिए, और गांधी जी जो हैं वो लौट कर आ जाते हैं। गांधी जी जो है वो लौट कर आ जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से 1931 में, मतलब सेकंड नंबर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी शामिल हुए हैं, बट इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा, जब गांधी जी लंदन जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है बिस्टन चर्चिल से, और बिस्टन चर्चिल उन्हें अर्धनग्न फकीर कहते हैं। अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया है? महात्मा गांधी जी को कहा गया है। और किसने कहा है? बिस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा है। किस जहाज से महात्मा गांधी जी लंदन गए हैं? तो राजपुताना नामक जहाज से महात्मा गांधी लंदन गए हैं। तो इस तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं रहती है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1932 में होती है, और इसमें कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करता। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। लेकिन अगर बात की जाए कि इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसा कौन से पर्सन है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुए हैं, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको मौजूद मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा टीपी सप्रू भी आपको तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेंगे। इस तरीके से तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। और महात्मा गांधी जी जब दूसरे नंबर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वापस भारत आते हैं, तो वापस भारत आने के बाद ये अगेन सिविल डिसओबियंस मूवमेंट, मतलब अगेन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और जब ये शुरुआत करते हैं तो इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। किस जेल में रखा जाता है? पुणे की यरवदा जेल में इन्हें रखा जाता है। और जब उनको जानकारी मिलती है कि दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि मुस्लिम के लिए तो पहले से ही और दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए पहले से ही सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था है, अगर दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्शन कर दिया जाएगा तो दलित तो हिंदुओं का एक पार्ट है, और फिर इस तरीके से हिंदू भी ब्रेक हो जाएंगे और भारत की एकता पे भी असर आएगा। तो गांधी जी इसके कारण जो है वो अनशन पे बैठ जाते हैं। और जब वो अनशन पे बैठ जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है वो पुणे जाते हैं यरवदा जेल में गांधी जी से मिलने के लिए। और गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में 1932 में यरवदा जेल में पूना पैक्ट होता है। क्या होता है यहाँ पर? पूना पैक्ट होता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब पूना पैक्ट में क्या होता है, यहाँ पर दलितों के लिए जो एक नया शब्द उपयोग किया जाता है वो हरिजन कहा जाता है। और गांधी जी कहते हैं कि वीकली हम जो पत्रिका है वो हरिजन के नाम से पब्लिश करेंगे, पहली चीज़ ये होती है। और जो सीट्स होती हैं विधानसभा में दलितों के लिए, उनको और इंक्रीज़ कर दिया जाता है, उनको बढ़ा देने का काम यहाँ पर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? हमारी पूना पैक्ट के बाद होती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो पूना पैक्ट के बाद क्या होता है देखिएगा। पूना पैक्ट के बाद गांधी रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप एज ही डिड नॉट एग्री विद द पार्टी पोजीशन ऑन वरीड इश्यूज। तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं जिस पे गांधी जी एग्री नहीं होते हैं और गांधी जी जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। मतलब अब इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में लेकिन वो इन्वॉल्व है। और उसके बाद एक बहुत ही फेमस यहाँ पर होता है त्रिपुरी क्राइसिस, जिसमें इन्वॉल्वमेंट गांधी जी का रहता है। आइए हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। गांधी जी पॉलिटिक्स में रिटर्न कब आते हैं? 1936 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। तो वापस ये आ जाते हैं पॉलिटिक्स में। अब 1938 में जो कांग्रेस का सेशन होता है हरिपुरा सेशन, उस हरिपुरा सेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1939 में जब वापस से कांग्रेस की प्रेसिडेंसी के बारे में बात हो रही होती है, तो वापस से इलेक्शन कौन जीत जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। और महात्मा गांधी जी ने अपना एक उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया होता है और सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर जीत जाते हैं। और ये जो 1939 का आप देखेंगे जो सेशन हो रहा है वो त्रिपुरी में हो रहा है। त्रिपुरी आज के समय में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जबलपुर,
को कहते हैं त्रिपुरी, तो इसे ही हम त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो इसको महात्मा गांधी जी अपनी व्यक्तिगत हार मानते हैं कि मेरा कैंडिडेट, मेरा उम्मीदवार जो है पट्टाभी सीतारामैया, वो हार गया और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। तो सुभाष चंद्र बोस जी इसके बाद क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1939 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होता है, जो सेशन होता है, उसका अध्यक्ष इन्हें बना दिया जाता है। तो इसको हम त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब बीच में शुरू हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, 1 सितंबर से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, जो कि 1945 तक चलने वाली है। और जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, तो अगर कोई भी ऐसा बड़ा मूवमेंट होता है तो उसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पे सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तो भारत में जो गवर्नर है वो लॉर्ड लिनलिथगो हैं। और लॉर्ड लिनलिथगो कहते हैं कि जो इंडियन आर्मी या इंडियन सोल्जर्स हैं या भारत जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत जो है वो ब्रिटिशर्स की मदद करेगा। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने ये बात अनाउंस कर दी बिना किसी से पूछे, ना कांग्रेस पार्टी से पूछा, ना मुस्लिम लीग से पूछा और ना किसी भी पार्टी से इन्होंने डिस्कशन किया, और केवल अनाउंस कर दिया कि भारत जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की मदद करेगा। ठीक है, ऐसा लॉर्ड लिनलिथगो बोल देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जितने भी मंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं कांग्रेस के, वो मंत्री परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग और दलित जो वर्ग के लोग हैं, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो ग्रुप है, वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं कि चलो कांग्रेस से भारत को मुक्ति मिल गई। इस तरीके से होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 1940 में एक प्रस्ताव आता है जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और उस अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटेन गवर्नमेंट कहती है भारतीयों से कि आप जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा साथ दो। ठीक है, और हम आपके लिए फिर एक जो है वो इंतरिम गवर्नमेंट की रचना करेंगे, इंतरिम गवर्नमेंट आपको बनाएंगे, मंत्री परिषद में आपको ज़्यादा जगह देंगे। इस तरीके से बातें अगस्त प्रस्ताव में होती हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है वो महात्मा गांधी जी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है, क्योंकि नहीं भाई, अब हमको आपका कोई भी प्रस्ताव नहीं चाहिए, कोई भी लालच नहीं चाहिए, अब आप तो क्या करो, भारत को आज़ाद करो। एक्चुअली होता क्या है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आता है और क्रिप्स मिशन में ये बात कही जाती है कि ये ब्रिटिशर्स जो कह रहे हैं कि अंग्रेज जो भारतीय जो है वो अंग्रेजों का साथ दें, और अगर वो साथ देंगे तो इनके देश को आज़ाद कर देंगे, भारतीयों को आज़ाद कर देंगे। तो ये बात तो वर्ल्ड वॉर 1 के समय भी कही गई थी। तो महात्मा गांधी जी जो क्रिप्स मिशन होता है उसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है, इस बात को याद रखना, और क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ही महात्मा गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 8 अगस्त को होती है 1942 में। ठीक है, ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत होती है और महात्मा गांधी जी कहते हैं डू और डाई, मतलब करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी यहाँ पर देते हैं। ठीक है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं मरो नहीं मारो। दोनों नारे आपको याद रखने, करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी का है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है मरो नहीं मारो। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। अब ये भारत छोड़ो शब्द किसने दिया, तो अंग्रेज भारत छोड़ो ये यूसुफ मेहर अली का है। यूसुफ मेहर अली कहते हैं अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों स्लोगन आपको याद रखने हैं। और जैसे ही 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारत में होती, तो अगले ही दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑपरेशन ज़ीरो आर की शुरुआत करती है। ऑपरेशन ज़ीरो आर की शुरुआत ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है और 9 अगस्त को 1942 में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उन सबको अरेस्ट करने का काम कर लिया जाता है। तो महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, इन सभी लोगों को अरेस्ट करके आगा खां पैलेस में रखा जाता है पुणे के। उसके अलावा मैक्सिमम जो लीडर्स होते हैं, सबसे अधिक संख्या में जो लीडर गिरफ्तार होते हैं और उन्हें जेल में रखा जाता है, वो अहमदनगर जेल में रखा जाता है। इसके बाद अगर जेपी नारायण जी के बारे में अगर बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण, तो उन्हें हजारीबाग जेल में रखा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो है वो लोगों को जेल में रखा जाता है, जिससे ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस मूवमेंट को दबाया जा सके। परंतु जब बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर पब्लिक जो है वो ग्राउंड पर आ जाती है और छोटी छोटी इंतरिम गवर्नमेंट, छोटी छोटी समांतर सरकारें चलती हैं और पब्लिक जो है इस क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे और बढ़ा के ले जाती है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर
की समाप्ति होती है 1945 में। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं और ब्रिटेन में जो है वो लेबर पार्टी की सरकार आती है और लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो क्लीमेंट एटली बनते हैं। कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली बनते हैं। क्लीमेंट एटली वही व्यक्ति हैं जो साइमन कमीशन में भी थे। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस जो 7 लोगों का मेंबर का ग्रुप था ना, उसमें क्लीमेंट एटली भी शामिल थे और वही बाद में जाके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं 1945 के इलेक्शन में। तो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आती है और क्लीमेंट एटली अनाउंसमेंट करते हैं। क्या अनाउंसमेंट करते हैं? ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और लॉर्ड बेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर बनाया जाता है। लॉर्ड बेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर बना दिया जाता है। लेकिन उस समय भारत की कंडीशन थोड़ी सी और ख़राब होती जाती है। भारत में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसके कारण 3 जून प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, वो पास होता है और उसके अंदर कहा जाता है कि हम 14-15 अगस्त को जो है वो भारत और पाकिस्तान को, मतलब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे, एक पाकिस्तान होगा और एक हिंदुस्तान होगा और भारत को आज़ाद कर देंगे हम। तो ये 3 जून के प्लान में कहा जाता है और फिर लॉर्ड माउंटबेटन का 3 जून प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है। लेकिन गांधी जी की क्या अभिक्रिया है? तो गांधी जी पार्टीशन के अगेंस्ट होते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी रिलीजियस ग्राउंड पे हिंदू और मुस्लिम के आधार पे देश का बंटवारा किया जाए, इसलिए गांधी जी इस बात के काफ़ी अगेंस्ट होते हैं और लोगों को, मुस्लिम लीग को या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को काफ़ी समझाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन उसके बाद भी देश का बंटवारा तो हो ही जाता है। क्लियर है? अब देश के बंटवारे के बाद अगर हम महात्मा गांधी जी की डेथ के बारे में बात करते हैं तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का निधन होता है। नाथूराम गोडसे 3 बुलेट उन पे लगाता है, उनको 3 गोलियां मारता है और उसके बाद उनका निधन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के टाइटल के बारे में तो 30 जनवरी 1948 का दिन याद रखना है और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी शहीद दिवस के रूप में भी इसको याद रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को, ये महात्मा जो टाइटल है ना वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। वही अगर हम फादर ऑफ नेशन के बारे में बात करते हैं, फादर ऑफ नेशन ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को कहा है। गांधी जी की जो फिलॉसफी है उसको काफ़ी सारे लोग उसको इंस्पायर करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला जैसे कई सारे लीडर्स हैं जो गांधी जी की टीचिंग से इंस्पायर होकर उनकी टीचिंग पर ही उन्होंने काम किया है। इसलिए जो लोग भी गांधी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, गांधीयन फिलॉसफी पे काम करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा गांधी पीस प्राइज़ भी दिया जाता है, उन्हें गांधी पीस प्राइज़ भी दिया जाता है। तो ये महात्मा गांधी जी की सारी बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। बीच में कई सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं लेकिन उनका रिलेशन महात्मा गांधी जी से अगर नहीं है तो वो मैंने आपको नहीं बताया है। ओके, केवल मैंने महात्मा गांधी जी का इन्वॉल्व जहाँ इन्वॉल्वमेंट है वो बातें आपको यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन। तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? तो मैंने आपको बताया था 1930 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी और 1932 में तीसरी हुई थी। 1931 में महात्मा गांधी जी गए थे। कब गए थे? जब इरविन ने उनकी डिमांड्स को माना था। तो गांधी इरविन जो पैक्ट था वो 1931 में साइन हुआ था। तो 5 मार्च 1931 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है हु किल्ड गांधी जी। गांधी जी को किसने मारा? तो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। गांधी इंस्पायर्ड फॉर द सिविल डिसोबिएंट केम फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। तो जैसे कि मैंने बताया था गांधी जी ने 2 बुक्स पढ़ी थी, एक टॉलस्टॉय की बुक पढ़ी थी और एक रस्किन की बुक पढ़ी थी और उनकी बुक से ही इंस्पायर हुए थे। उसके अलावा अगर हम बात करते सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हेनरी डेविड की पुस्तक इन्होंने पढ़ी थी और उसके बाद ही इंस्पायर हुए थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज अ महात्मा बाय। महात्मा किसने कहा है महात्मा गांधी जी को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विच अवार्ड डिड गांधी जी रिटर्न। तो यहाँ पे जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो गांधी जी ने कौन सा अवार्ड रिटर्न कर दिया? तो गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था। कब? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन्होंने सहयोग किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो केसरी हिंद का टाइटल गांधी जी को दिया गया था और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय केसरी हिंद का टाइटल गांधी जी वापस कर देते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन वाज द महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। जैसे कि मैंने कहा कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन ऑपरेशन जीरो आर शुरू किया गया और 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी को अरेस्ट करा गया और उन्हें आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया। ऑप्शन सी।
अच्छा, आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी भी थी और 1944 में जेल में ही कस्तूरबा गांधी जी का निधन भी हो जाता है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ गांधीज फेवरेट भजन? वैष्णव जन। तो वैष्णव जन जो गांधी जी का फेवरेट भजन है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक नरसिंह मेहता हैं। कौन से हैं? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड गांधी जी प्रिसाइड एज द प्रेसिडेंट? तो ऐसा कौन सा सेशन था जिसमें गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1924 का बेलगाम सेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एकमात्र सेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय द महात्मा गांधी? तो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी जी ने अटेंड की थी? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और किस जहाज से गए थे? तो राजपुताना नामक जहाज से महात्मा गांधी जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लंदन में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? गांधी जी के साथ जो दांडी मार्च था या सॉल्ट सत्याग्रह था, उसमें किसने साथ दिया था? तो सरोजनी नायडू के द्वारा यहाँ पे साथ दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट गांधी जी यूज द फ्रेज पोस्ट डेटेड चेक? तो पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो पोस्ट डेटेड चेक जो है वो क्रिप्स मिशन को कहा है। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज नॉट स्टार्टेड बाय द गांधी? तो गांधी जी के द्वारा कौन सा मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया गया है? तो हमें पता है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू किया गया। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था, क्योंकि ये तो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद शुरू हुआ था और उस समय तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द चंपारण एगिटेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसका एसोसिएशन इंडिगो से है, नील की खेती से है, और 3 कठिया सिस्टम से है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इन May 1916 गांधी वॉज इन्वाइटेड टू स्पीक एट लेइंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच यूनिवर्सिटी? तो किस यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन स्टोन के समय महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए? तो आंसर हो जाएगा BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिएगा, कुछ लोग यहाँ पे बच्चे कमेंट करेंगे चंपारण को लेके। चंपारण कुछ बुक में 1960 लिखा है और कुछ बुक में 1970 लिखा है। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑथेंटिक जो सोर्स मुझे मिला है वो 1917 यहाँ पर देखने को मिलता है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो कुछ बुक में 1916 भी आपको डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो किस मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में उपयोग किया था? 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में देंगे। क्लियर है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।